हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.4। पिछले लेक्चर 3.3 में आपने पढ़ा कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, यानी कि कार्बन रजिस्टर्स जो होती हैं उनकी हम वैल्यू उनके कलर के अकॉर्डिंग कैसे डिकोड करते हैं या कैसे निकालते हैं। आज उसके आगे टॉपिक है, एक डेरिवेशन है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन का नाम है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये आपको समझना है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो आपको समझना है। तो दो डेफिनेशन है, जैसे मैंने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और रिलैक्सेशन टाइम की है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कराऊंगा। जैसे मैंने बताया बिल्कुल बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बाद में डिस्कस करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम को। पहले आप जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसका थोड़ा बेसिक समझो। हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की। मेटालिक कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से करंट को पास कर देते हैं, करंट को कंडक्ट कर देते हैं। मेटालिक कंडक्टर में अगर हम बात करें तो कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे बहुत सारे मेटालिक कंडक्टर हैं जो कि करंट को पास कर देते हैं। इतनी बात है समझ में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या प्रोसेस चलता है, कैसे वो करंट पास होता है, तो आप उसको देखें। यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंडक्टर बना लिया। कोई भी मेटालिक कंडक्टर है, हम एल्युमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको अभी किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करा है। ये एक वायर का टुकड़ा है, वायर का, यानी कि एल्युमिनियम का वायर है, वो मान लो आप। थोड़ा बड़ा इसलिए इसने सिलेंडर जैसा इसलिए बना दिया क्योंकि हमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाना है, उसका मूवमेंट दिखाना है। तो अगर हम बिल्कुल एक पतला सा तार बना देंगे, लाइन बना दें और बोले वायर है, तो फिर उसके अंदर कैसे दिखाएंगे। इसीलिए इसको हमने इस तरीके से दिखा दिया, एक सिलेंडर जैसा बना दिया। और वैसे भी जनरली वायर जो होते हैं सिलेंड्रिकली शेप के होते हैं। अब क्या हुआ, जब अगर हम इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए उनको आप समझें। देखो, डेरिवेशन कोई ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जो थ्योरी आप पढ़ते हो, पूरी साल आपने जो थ्योरी पढ़ी, थ्योरी में क्या डेरिवेशन, स्टार्टिंग से डेरिवेशन करें, लास्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, डेरिवेशन ही करते रहोगे। वही डेरिवेशन आते एग्जाम में, उन्हीं डेरिवेशन पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं डेरिवेशन के जो एक्सप्रेशन आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, उन्हीं पर न्यूमेरिकल होते हैं। तो इसीलिए अगर डेरिवेशन जो है फिजिक्स में थ्योरी है फिजिक्स की, अगर आपने उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को समझा तो आप आसानी से उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और आपने सिर्फ रट्टा मार लिया, डेरिवेशन कर लिया, आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा, आपने कहा ये स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो भाई ये रट्टे से कुछ नहीं होने वाला, ये समझ लो। अब जो 12th बोर्ड के एग्जाम का जो लेवल हो गया वो इसी पर बेस्ड हो गया कि आप कितना चीज को सही से समझ रहे हो। रट के काम नहीं चलने वाला। और मैं ये भी बता चुका, पूरी साल मेहनत करनी तभी काम चलने वाला है। वो लास्ट नाइट बेस्ट फाइट सिर्फ फाइट ही फाइट रहेगी, ये समझ लेना। इसलिए पूरी साल मेहनत करनी है, ठीक है। अब हो गया। तो क्या होता है, जब किसी मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं तो उस मेटालिक कंडक्टर में करंट पास कर जाता है। तो क्यों पास करता है, कहा उसने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री हो गए, कहाँ से आ गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के चारों तरफ घूमता रहता है वो फ्री नहीं कहलाता है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, घूम रहा है उसके चारों तरफ। अगर वही इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर इस कंडक्टर में इधर उधर घूमने लगे तो क्या बोलेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो मेटालिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताया फ्री क्यों हो गए? फ्री इसलिए हो गए रूम टेम्परेचर की वजह से। रूम टेम्परेचर का मतलब जहां भी वो वायर रखा है, बाहर रखा है, ग्राउंड में रखा है, घर में रखा है, तो मतलब उसके आसपास के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उसे हम बड़ी सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आसपास का टेम्परेचर जहां वो रखा है। तो रूम टेम्परेचर की वजह से उस वायर के अंदर जो एटम होते हैं उन्हें थर्मल एनर्जी मिलती है। एटम को थर्मल एनर्जी का मतलब है, थर्मल मतलब हीट एनर्जी। एटम को थर्मल एनर्जी मिलती है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलती है, यानी कि हीट एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ देता है और इधर उधर घूमने लगता है। जैसे मान लिया हमने कहा कि यहाँ पर ये एटम था, इसका एक इलेक्ट्रॉन था, फॉर एग्जाम्पल एक मान लिया इसके चारों तरफ घूम रहा था, चारों तरफ घूम रहा था। अब इसे थर्मल एनर्जी मिली, अब ये तो यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो क्या कर रहा है? अब तो ये एटम से तो फ्री हो गया। अब ये कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। तो फ्री वाला तो तुम्हें बताइए, जो फ्री होता है वो तो कभी यहाँ घूमता, कभी वहाँ घूमता, कभी इधर। अब जब किसी को कोई काम दिया जाता है तो उसकी वो ड्यूटी फिक्स हो जाती है कि उसे ये काम करना है और फिर वापस आना है, यानी कि उसका पास सब कुछ फिक्स है, यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो फ्री है, फ्री वाला तो फ्री है, वो तो यहाँ जाएगा, वहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा। तुम खूब सही से समझ रहे होगे किसको बोल रहा हूँ, ठीक है? कैसे समझा रहा हूँ, कौन किसकी बात कर रहा हूँ? फ्री, जो फ्री है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है? जो पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं, फ्री वाले इधर उधर घूम रहे हैं, ये मतलब। तो क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जा रहा, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो पता चला यहाँ आ गया, ठीक है? यहाँ पर किसी दूसरे आयन से टकरा गया। अब आपको लग रहा होगा भाई आयन कहाँ से आ गया? यहाँ पर आयन कहाँ से आया? भैया जो एटम था जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो आयन ही तो बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन। तो उससे टकराया तो पता चला यहाँ चला गया। तो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे घूमता रहेगा। तो ये हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से इधर घूमता रहता है। अब क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता रहता है तो इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो भी इधर उधर ऐसे घूमेंगे। कोई राइट टू लेफ्ट जाएगा, कोई लेफ्ट टू राइट जाएगा, कोई ऊपर से नीचे, कोई नीचे से ऊपर, इस तरीके से जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी जो वेलोसिटी है वो कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मतलब हीट, हीट की वजह से वो फ्री हुए, इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी। तो हमने लिखा पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1, वेक्टर का साइन लगाया। ये एक चीज बता दूं, ये पूरा डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म में ही होगा, स्केलर फॉर्म में ये डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है? वेक्टर में ही करें। तो u1 हो गया, दूसरे की वेलोसिटी u2 हो गया, और इस तरीके से u3। बात समझ में आया? ठीक, और ये हो जाएगा un इस तरीके से। और ये सबकी हमने एवरेज निकाल लिया बच्चों, समझ में आया बेटा? ये एवरेज निकाल लिया, पहले की इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे की इनिशियल, तीसरे की, इस तरीके से। इसको हम थर्मल वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, इसलिए बोलते हैं हीट एनर्जी की वजह से ये वेलोसिटी मिली। तो ये एवरेज हो गया 0। अब ये एवरेज 0 कैसे हो गया भाई? देखो यही मैं आपको पढ़ रहा, अगर आप इसको बिना वेक्टर के लिखोगे तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। अब आपको क्यों नहीं हो सकता भाई? एक इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो एक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो अगर वेक्टर मांगना उस वेलोसिटी को, मतलब उनकी जो स्पीड है उसको अगर आपने वेलोसिटी ले लिया, यानी वेक्टर फॉर्म में ले लिया, तो 0 हो जाएगा, एक का डायरेक्शन इधर। लेकिन अगर आपने स्केलर ले लिया उन्हें, तो कैसे 0 कर दोगे? आपने कहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर, तो अब आप एक को प्लस एक को माइनस में लिख नहीं सकते कि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। बस समझ में आया? तो क्या होता है, u1 u2 इस तरीके से करा, ये सबकी 0 हो गई। और इसीलिए इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर 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 ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई वायर का टुकड़ा आपने लिया, आप उसे छुएंगे तो क्या कभी आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। इतना छोटा सा कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, किसी का पीस ले लो,
आप उसे छुओगे तो आपको करंट ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है ये उन इलेक्ट्रॉन की जीरो हो जाती है, उन इलेक्ट्रॉन की जीरो हो जाती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा तो बड़ा आसान सा डेरिवेशन लगेगा। मैं पहले बता दिया डेरिवेशन में कुछ नहीं है, 2 4 5 लाइन का डेरिवेशन खत्म। पहले लेकिन बेसिक समझ लो। अब आपने क्या किया कि इसी कंडक्टर को, ये मैं यहाँ बना देता हूँ, वो तो बना ही हुआ वहाँ रहने दो। इसी कंडक्टर को इस बार बच्चों आपने क्या किया, इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दिस वन इज द बैटरी। अब ये बैटरी से जब आप इसे कनेक्ट करोगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इसलिए लेके चल रहे हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर दिखाएगा वो सभी इलेक्ट्रॉन का वही होगा, तो इसलिए ऐसा थोड़ी हमें, अब इसमें तो मिलियन ऑफ बिलियन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम सब थोड़ी बनाएंगे, हम तो एक बना दिया, उसको बहुत सारे होंगे। अब जब आपने क्या किया, यहाँ से लगाया स्विच, अब ने फिर देखा एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया स्विच। जैसे ही स्विच ऑन करोगे, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इस तरीके से, ए से बी की तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा आप याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सीधा जाएगा? नहीं, सीधा नहीं जाएगा। मान लो ये ऐसे चला, यहाँ किसी से टकरा गया, ऊपर चला गया, यहाँ किसी से टकराया, यहाँ चला गया, और ऐसे चला, यानी कि इसके बाद भी, यानी कि बैटरी से लगाने के बाद भी इसका पाथ सीधा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे जब यहाँ चलेगा तो उसको सीधे खाली जगह थोड़ी मिलती रहेगी। भाई यहाँ से चला, किसी इलेक्ट्रॉन से टकराया, ऊपर चला गया, कोई आयन से टकराया इधर। लेकिन एक बात फिक्स्ड है, एक बात ये फिक्स्ड है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ऐसे चला था, फिर यहाँ आया, फिर इधर गया, और फिर उसी डायरेक्शन में, यानी कि वापस लौट गया। यहाँ पर ये वापस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। बात समझ आया? इसका तरीका क्या है? इस वाले का तरीका, मैं चल के धरा, मैं यहाँ गया, यहाँ चला, फिर बदला, रिटर्न हो गया, ऐसे चला गया, वापस चला गया। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें क्या, यहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, लेकिन चल एक ही तरफ, यानी कि आगे ही बढ़ते यार। ठीक है, ठीक है। इसमें तो ये आगे बढ़ता रहेगा, सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल खाली जगह नहीं मिल रही, वो टकराएगा। तो क्या हो रहा है, अब इस तरीके से चलते चलते एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये जाने लगा। डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि इस कंडक्टर के बी टर्मिनल से ए टर्मिनल की तरफ जा रहा है। इसमें ये नहीं हो सकता कभी ये टकरा के फिर बी की तरफ पहुंचे। तो अब क्या हो रहा है, अब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो उसकी यहाँ से यहाँ वेलोसिटी कुछ होगी, यहाँ से यहाँ कुछ होगी, यहाँ से यहाँ दूसरा ले लेंगे, उसकी कुछ अलग होगी, इस तरीके। तो हम जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब का एवरेज निकालेंगे। एवरेज बी से ए की तरफ जितने जा रहे हैं सब का एवरेज निकालेंगे, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आप ऐसे समझ लो, बहुत आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं। रोड पर सब लोग कहीं पर पैदल ही जा रहे हैं, मतलब कहीं पर ऐसा ट्रैक है जहां पैदल ही जा रहा है, कोई बाइक से नहीं, कोई साइकिल से। आपने देखा होगा पैदल जाने पर भी सबकी स्पीड एक जैसी नहीं होती है, सबकी स्पीड एक जैसी, कोई तेज चल रहा होगा, कोई धीरे चल रहा होगा, हो सकता है कोई खड़ा हुआ है। मतलब जो पैदल चलने वाले वो 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया, फिर चलने लगा। अब मैं कहूं उस रोड पर जितने लोग जा रहे हैं सबकी वेलोसिटी बताओ, तो या तो एक तरीका ये आप हर एक की अलग अलग बताएं। मैं कह रहा हूं एक बताओ तो आपको उनका एवरेज ही निकालना पड़ेगा, तो वही एवरेज वेलोसिटी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप लिखो, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। The average velocity with which electrons are drifted inside the conductor when the conductor is connected to a battery is known as drift velocity. कितनी आसान सी डेफिनेशन। The average velocity with which electrons are drifted inside a conductor when the conductor is connected to a battery।
बस समझ में आ गई? ये डेफिनेशन होगी। ये किसकी हो गई? हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, अब बात आती है कि भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ये रिलैक्सेशन, अब रिलैक्सेशन टाइम में क्या, आप ये समझो बहुत आसान सी चीज है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से चला, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट से चला, पहली टक्कर इसकी यहां पर हुई। पहली टक्कर जहां मैंने 1 लिख दिया, वहां पहले किसी से भी टकराया, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से टकराया या वो किसी आयन से टकराया, तो पहली टक्कर इसकी यहां और दूसरी टक्कर यहां पर हुई। दूसरी टक्कर जहां 2 लिख दिया, दूसरी टक्कर। इन दो टक्कर के बीच में, यानी कि पहली बार यहां टकराया, दूसरी बार वो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराया, किसी से भी इलेक्ट्रॉन से टकराया हो, आयन से टकराया हो। 1 और 2 के बीच में कहीं टक्कर हुई? नहीं, उसके बीच में टक्कर नहीं। तो वही लिखना है, द टाइम इंटरवल बिटवीन, डेफिनेशन समझे, रिलैक्सेशन टाइम की बता रहा हूं। द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। एक कोलिजन, उसके बाद दूसरा। सक्सेसिव कोलिजन का मतलब होता है एक के बाद एक। अब ऐसा नहीं, मान लो कहीं पर यहां पर भी टक्कर हो सकती है, 2 और 3, एक टक्कर यहां हुई, पहली टक्कर यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां। अगर उन्होंने बोला द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कोलिजन, तो 2 कोलिजन में पहला यहां हो गया, एक यहां हुआ, तो इनके बीच की बात नहीं कर रहे हैं। 2 सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन का मतलब एक के बाद एक। पहली टक्कर हुई तो इसके जस्ट बाद कौन सी हुई? यहां पर। इन दोनों के बीच का जो टाइम होगा, उतनी देर इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं टकराया, वो बिल्कुल रिलैक्स, तो वही क्या कहलाया? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, बात समझ में आ गई? तो 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो ये 2 चीज समझ लिया आपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लिया, थर्मल वेलोसिटी समझ लिया, रिलैक्सेशन टाइम समझ लिया। अब कराएंगे आपको हम डेरिवेशन। डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, ठीक है। आपने अगर एक बार ध्यान दे दिया तो बस डेरिवेशन की तो तुम वाट लगा दोगे, ठीक है। बिल्कुल रट डालो, रट लोगे, बिल्कुल रट, लिख लिख के याद करा करो भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो लिख के ही करते होगे, मुझे उम्मीद है, मैं हर बार बताता हूँ, ठीक। अब क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले लिखा कि एक कंडक्टर में, कंसीडर कंडक्टर हैविंग n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वही होते हैं, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे हम अगर एल्युमिनियम की बात कर ले, एल्युमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, तो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा हो, तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट वाला ही फ्री होगा ना, एक फ्री है। तो अगर 10 एटम है एल्युमिनियम के, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन तो फ्री हुए। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हो गए, लेकिन फ्री कितने हुए? 10। अगर हर एटम ने, हर एल्युमिनियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए लास्ट ऑर्बिट के, तो 10 एटम है तो 20 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जितने उसमें कंडक्टर में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, उनकी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात चलेगी, जो एटम को छोड़कर इधर उधर घूम रहा है, ठीक। तो हमने पहले लिखा, जो आपने थर्मल वेलोसिटी लिखवाया था मैंने यहाँ पर, कि U1 ये पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, U2 दूसरे की वेलोसिटी है, U3 तीसरे की वेलोसिटी है, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन की इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, और इसका एवरेज 0 हो गया। इतना समझ आ गया? ये 0। अब उसका लिखना है, व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, व्हेन द conductor is connected to a, when the conductor is connected to a battery, जब कंडक्टर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो उस कंडक्टर के अंदर थे वो एक्सेलरेट करेंगे,
वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। बात समझ में आया नहीं है? अब एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a=f/m। अरे ये तो याद आ गया होगा, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं यार, 9th में ही पढ़ा, 10th में, 11th में, अब तो 12th में आ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम, बात समझना, A इक्वल्स टू E/m। अब आपको लग रहा है F की जगह ये कैसे आ गया, स्मॉल ई कैपिटल ई। अब इसको थोड़ा समझ देखो, Q इक्वल्स टू N होता है, बात समझना, Q इक्वल्स टू N होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट चैप्टर में बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की, उसमें से एक प्रॉपर्टी Q इक्वल्स टू N, उसमें फॉर्मूला समझ में आया। फर्स्ट चैप्टर में चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसका फॉर्मूला। अब हमने लिखा इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n 1 हो जाए तो क्या होगा, तो Q इक्वल्स टू E के बराबर होगा। ठीक है, अब आप इसको कतई ध्यान रखो कि जब भी n की वैल्यू 1 होगी तो हम Q की जगह E लिख देंगे। समझ आया, Q की जगह E लिख देंगे। अब फॉर्मूला E इक्वल्स टू F/Q, फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला, तो F इज इक्वल्स टू QE, तो F इज इक्वल्स टू, इस Q की जगह पर क्या लिखना है, स्मॉल e, और इसकी जगह कैपिटल E। तो इसीलिए हमने इस F की जगह पर स्मॉल e और कैपिटल E लिख दिया। समझ आया, और M की जगह है। अब वेक्टर का साइन लगाया तो वेक्टर का लगा दिया भैया। इस ई पे इसने लिखा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए इसके ऊपर लगा दिया एरो का साइन, और एक माइनस और लगा दिया। अरे भैया क्यों लगा दिया, ये माइनस बेटा इसलिए लगाया, ये बता रहा है कि अभी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहा है, अभी हमने डायग्राम क्या बनाया था, ऐसे बनाया था, देखो समझ लेना जरा, बड़ा आसान है, एक बार समझ में आ गया ना तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर प्रोड्यूस हो रही है, प्लस से माइनस की तरफ। यहाँ स्विच लगाया था, लगा दो स्विच, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, उसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इसको कौन बता रहा है, इस अपोजिशन को कौन दिखा रहा है, ये माइनस का साइन, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो दो वेक्टर क्वांटिटी जिस पर आपने एरो लगा के दिखा रहे हो कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इनका डायरेक्शन अपोजिट है। इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा दिया, ऊपर तो नहीं लगा, नीचे लगाया माइनस। बात समझ में आया, इसलिए माइनस लगा दिया। बड़ा आसान है, बस ध्यान देना है आपको बस। और मैं तो बता ही दिया, तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि टाइगर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, और टाइगर तुम खुद हो। बात समझ में आ गया। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, हमने इसको यही छोड़ दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए तो हमने इसमें लगाना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 11, वो तो तुम्हें रटी हुई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सभी रटी हुई है। तुम विकट के तेज हो, समझ में आया नहीं आया, तुम विकट के तेज हो, यही तुम्हें सोचना है, सोच से ही काम बनेगा। ठीक है, अपनी सोच को बढ़ाते रहो। अब क्या हो गया, अब हमने लिखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा यहां पर v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1। v1 पर वेक्टर का साइन, इस पर वेक्टर का, a पर वेक्टर का, टाइम पर नहीं लगाया, अरे टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है भाई। u1 एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, जब उस कंडक्टर को लगाया बैटरी से
तो इलेक्ट्रॉन हुआ एक्सेलरेट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 कितनी देर में? t1 टाइम में, t1 टाइम में। ठीक है, बात समझ में आया? ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे v2 अरे u2 प्लस a और t2। अब कई बच्चों को आ रहा हो भैया ये सर क्या करे, इसमें लगा दिया 1, इसमें लगा दिया 1, इसमें भी लगा दो a में, इसमें काहे नहीं लगाया? अरे इसको समझो, ये a में नहीं लगने वाला। a में इसलिए नहीं लगेगा, आप a का फॉर्मूला देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा। भाई चाहे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे, मोशन में रहे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, चार्ज तो सेम। मास इलेक्ट्रॉन का हर इलेक्ट्रॉन का सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर आपने बैटरी लगा दी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होने लगी, तो यहां से लेकर यहां तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, उस इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, स्ट्रेंथ ई की सेम रहेगी। तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम, ई हर इलेक्ट्रॉन का सेम, मास इलेक्ट्रॉन का सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर एक के लिए सेम, तो एक्सेलरेशन भी हर इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, इसीलिए 1 2 नहीं लगाया। इसीलिए बाकी में जिसमें चेंज हो सकता है उसमें लगा दिया, इसमें u1 लिख दिया, v1 या t1 इसमें बाकी में, लेकिन एक्सेलरेशन सबका सेम रहेगा इसलिए नहीं लगाया। बात समझ में आया? ऐसे करके आप एक v3 का और लिख लो, तो ये हो जाएगा u3 प्लस a। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें नहीं लगाएंगे कुछ 1 2 3। बात समझ में आया? और लास्ट में अप टू vn, nth के लिए हमने कर देना है। ठीक है, हाँ बहुत आसान है। ठीक है टाइगर, समझ में आ रहा है? हर मिशन को पॉसिबल करेगा हमारा टाइगर। ठीक है, कोई काम मुश्किल नहीं। समझ में आया? ये अब क्या करना है, अब आपको अगर इन v1 v2 v3 इन सबको मैं लिख दूं, v1 v2 v3, अरे भाई सो मत जाना यार, कहीं मैं ऐसे बोल रहा हूं तुम सो जाओ, vn। ठीक है, हाँ मोबाइल चल रहा है, तुम सो गए। इन सबका मैंने v1 v2 v3 लिख कर सम करके मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज आ गया। एवरेज आ गया। अब किसी भी वैल्यू को ऐड करके, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते, तो कहते एवरेज निकल के आ गया आपके मार्क्स का। तो एवरेज निकला, इसी एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने इस पूरे की जगह पर ये लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो हमने क्या किया यहां पर, ठीक, अब इस vd को एज इट इज लिख दिया। अब v1 की जगह पर ये वैल्यू लिखेंगे, u1 प्लस at1, ठीक है, u2 प्लस at2, ठीक है, ऐसे ही u3 प्लस at3 और प्लस डैश डैश डैश, और फाइनली un प्लस atn। अब v1 v2 अप टू vn तक लिख दिया और डिवाइडेड बाय अपॉन में n। ठीक है, आसान है बहुत। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे बोलते रहे। अब u1 प्लस u2 एक जैसों को, यानी कि u1 u2 इनको सबको साथ रख दो, ग्रुप बना दो, एक जैसे जो होंगे उनको साथ में रह के अच्छा लगेगा। u1 u2 अप टू un। अब क्या करा, अब एक बात समझना, at1 at2 at3 atn, तो इस सब में इसमें सब में a तो कॉमन है, तो a को पहले लिख देता हूं। अंदर क्या लिख दूंगा मैं,
T1 T2 T3 प्लस डैश 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 प्लस Tn। ठीक है, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो हम क्या कर सकते, इसके नीचे भी n लिख देता हूं और इसके नीचे भी n लिखता हूं। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो इधर ऊपर तो एक ही जगह n लिखा था, अब ये तो दो दो बार लिख दिया। ऐसा लिख सकते, अभी आप इसका एलसीएम निकालोगे ये आएगा, जैसे मैं लिख दिया 2 + 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपॉन कहता हूं 5 हो गया, अपॉन 5। ऐसा नहीं कि इसका सम की वजह से लिख दिया, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसको हटा दो, चलो तुम्हें डाउट हो रहा है। 2 + 3 लिखा, नीचे लिखा है, ये लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 7 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिखा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2/7 + 3/7। ठीक है, ये चीज और ये चीज सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब यहां एक बार लिखा तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम लोगे करोगे तो फिर यही आ जाएगा, बात समझ आए। इसी तरीके से ये नीचे लिखा है, तुमने इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी ये लिख दिया, बात समझ में आया। अरे इतना तो समझ ही गए होगे यार। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये देखा ऊपर, ये तो 0 के बराबर। आहा, अब बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे 0 होने लगती, ये 0 हो जाए, ये 0 ये 0, अरे बोलो काम खत्म, ऐसे बड़ा मजा आता है। ये 0 हो गया, अब प्लस ए लिखा और इस T1 T2 T3 ऐसे Tn, इसकी जगह लिख दिया टाउ। देखो T1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, T2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, T3 तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, Tn nth इलेक्ट्रॉन के लिए 2 कोलिजन के बीच का टाइम, बात समझ आए। अब 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच के ये टाइम, इन सबका सम डिवाइडेड टाइम, तो क्या होगा, ये सबका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया। टाउ क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इसका मतलब ये टाउ जो है हमारा T1 + T2 प्लस ऐसे टू Tn डिवाइडेड बाय n, इसकी जगह पर हमने ये टाउ रख दिया और इसी टाउ को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया, बात समझ में आया। बहुत आसान है ये, समझा। अब क्या होगा, देखो ए पर तो वेक्टर का साइन लगेगा, टाउ पे नहीं लगेगा, कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टाइम स्केलर है, फिर Vd। अब तो 0 हो गया। अब एक ही जगह क्या लिखे, एक ही जगह ये पहले ही तुमने यहां पर इस मसाले को तैयार कर रखा है, इसको। अब अपनी रेसिपी में ये आपकी एक यहां रेसिपी बन गई, इसमें इस मसाले को फिट कर दो तो मसाला क्या फिट होगा, -E। अब आएगा फ्लेवर, मसाला ऐड कर देना, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। दिस वन इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात समझ में आया। तो इसको नोट कर लो, हाँ पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको बता दूं। अब देखो इसके आगे मैं थोड़ी सी बात बता दूं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपने इतना कर लिया, इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, छोटी छोटी सी बात बताऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा आपको, उनको याद रखना है, जो कि आपके लिए आगे हेल्पफुल होंगे, बात समझ आए ना। ये अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आ गया, आप देख रहे हो Vd और देखो E स्केलर, M स्केलर, टाउ स्केलर, E वेक्टर है और यहाँ वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर है। तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। मैंने अभी आपको बता रखा, अभी बताया जस्ट। दिस वन इज द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। ये आपकी बैटरी, ये लगा स्विच, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना, अगर देखा तो 180 यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो वही माइनस आ गया। अब ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और देखें, इसको हम स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमने लिखा VD इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, ये इसका स्केलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका स्केलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप ये ध्यान रखना, ये VD और E का डायरेक्शन अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ होता है, ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ, तो इसीलिए माइनस आया। अब ये बिना माइनस के लिखा, क्यों? क्योंकि हमें जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना होता है, कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड या 2.5, जो भी हो एक्स वाई जेड, हमें डायरेक्शन नहीं बताना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ये देखना है इसी में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर जो बैटरी लगा रखी है उसके वोल्टेज अभी कितने हैं, V, अगर इन वोल्टेज को डबल कर दें, V की जगह क्या कर दें, 2V कर दें, पोटेंशियल को डबल कर दें, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लग रहा है इसमें तो V है ही नहीं, लेकिन आपको देखना है कि ये जो VD है, E, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E इक्वल्स टू V अपॉन L, ये सेकंड चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऊपर पोटेंशियल नीचे लेंथ, E की जगह हमने लिख दिया V अपॉन L और M के प्लेस पर M और टाउ के प्लेस पर टाउ। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये आपका क्या है, ये आपका है पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल को डबल करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी, अगर पोटेंशियल को हाफ करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी फॉर्मूले पे बेस, तो आपको सोचना है अगर वो फिजिकल क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी को हटाकर वो आ सकती है, जैसे हमने अभी ये करा। उन्होंने पोटेंशियल का पूछा था कि अगर इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहां तो पोटेंशियल था नहीं, लेकिन हमने E को हटाकर V अपॉन N लिख दिया इस फॉर्मूले से, तो हमें पता चल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पोटेंशियल को डबल करते हैं तो डबल होगी, कम हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगी। एक और चीज, ये जो टाउ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ये आप याद रखें। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, अब ये आपने याद कर लिया, और अगर ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा। अब आपसे कोई कह रहा है कि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कहा बढ़ जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो टेम्परेचर तो इसमें नहीं है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, टाउ कम हो जाएगा, अगर टाउ कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर कम हुआ तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। देखो एक सिंपल चीज है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन तेज हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी टकराएंगे। जब जल्दी टकराएंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर वाइब्रेशन तेज, मतलब जो आयंस है वो जल्दी जल्दी हिलेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा। तो जब जल्दी टकराएगा तो टाउ तो कम होना ही है, दो कोलिजन के बीच का टाइम कम होना है। जब दो कोलिजन के बीच का टाइम कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, और जब टेम्परेचर कम होगा तो आयंस का, यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन जिनसे इलेक्ट्रॉन गए वो धीरे धीरे वाइब्रेट करेंगे। कोलिजन में टाइम लगे होगा कोलिजन तब भी, लेकिन कोलिजन में क्या होगा, कोलिजन दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम बढ़ेगा। जब बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर कम हुआ तो टाउ बढ़ जाएगा, जब टाउ बढ़ जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताए, जो आप याद रखना। और डेरिवेशन को जैसा मैंने बताया आप प्रैक्टिस करना, रिटन प्रैक्टिस करना। रिटन प्रैक्टिस सबसे इफेक्टिव रहती है। अगर आप किसी भी डेरिवेशन को भूलते हो तो आप उसे लिख लिख के देखो, और अगर आपने लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो आप लाइक ज़रूर करें, और आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और लेक्चर कैसा लगे उसे भी बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तो आप लोग मेहनत करते रहें। बड़े बच्चे हैं आप, समझदार बच्चे, आपको किसी को कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आप 12th क्लास के बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूँगा, आप तो छोटे बहन भाइयों को आपको और मोटिवेट करना चाहिए उनको पढ़ने के लिए। तो आप जम के मेहनत करें, और एग्ज़ाम की टेंशन ना लें कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम फोबिया से बिल्कुल बाहर निकल जाएं। रिजल्ट की चिंता ना करें, आप कर्म करें कि जो आपको करना है एट प्रेजेंट, कि आप पढ़ रहे हैं, आपको सोचना कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप अपना 100% दें, बाकी किसी चीज़ की टेंशन ना लें। नंबर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपका एफर्ट, आपकी कोशिश, वो आपका फ्यूचर जरूर डिसाइड करेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। नंबर की इंपॉर्टेंस का मतलब है कि जब आप मेहनत करेंगे तो टेंशन के नंबर तो खुद सही आएंगे। मेहनत करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, लगे रहेंगे तो नंबर तो ऑटोमेटिकली सही आ रहे। ठीक है, तो इसीलिए आप मेहनत करते रहे, नंबर की टेंशन को। नंबर है, एग्जाम होगा, कितने नंबर आएंगे, फिजिक्स होता है, टफ पेपर आता है, इजी पेपर, कुछ नहीं। पढ़ने वाले के लिए, मेहनत करने वाले के लिए सब चीज़ आसान होती है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए सब चीज़ मुश्किल होती है, टफ होती है, फिजिक्स में नंबर नहीं आते हैं, यही होगा। और पढ़ने वाले के लिए फिजिक्स में नंबर आते हैं, आसान सब्जेक्ट है। तो यही आप सोचते रहे, हर चीज़ आसान है, आपसे बढ़कर नहीं है, आपके सामने कोई चीज़ नहीं टिकने वाली। हर सब्जेक्ट को बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करोगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।